मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का कंटिन्यूड वीडियो। तो इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ी और समझी। आई होप आपको क्लियर है सब कुछ बढ़िया से, और आप वीडियो देखने के बाद में एनसीईआरटी से भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो ताकि और पक्का हो जाए आपको पूरा टॉपिक, है ना। तो अब हमको किसकी बात करनी है? हमने लिबरलाइजेशन अच्छे से समझ लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ लिया, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से समझ लिया। तो अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन, ये जो वर्ल्ड एक दूसरे से पूरा जो है वो जुड़ने लगा है, मार्केट इंटरलिंक होने लगा है, लोगों को अलग अलग वैरायटी मिलने लगी है। तो इंडिया में आके इंडिया की स्थिति देखते हैं कि ये जो पूरा जुड़ाव वाली जो प्रोसेस चल रही है, अलग अलग चीजें चल रही है, तो इसमें इंडिया में क्या क्या चीजें हुई, प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा हुआ, वर्कर्स को क्या फायदा हुआ, कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ, या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, है ना। तो इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स को तो काफी फायदा। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो सामान खरीदते हैं। अपने जैसे लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, अपन कुछ काम करके और सामान खरीद रहे हैं, तो अपन क्या है? कंज्यूमर्स है ना। तो कंज्यूमर्स को तो काफी फायदा हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स को वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर सिर्फ इंडिया का ही सामान मिलता रहता है ना, वो हर कंट्री के लिए सेम चीज है, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए ऐसा कुछ अलग है। अगर एक ही जैसा सामान मिलता रहता तो हमको ऐसा है कि यही खरीदना है, अब अच्छा है बुरा है जो भी है यही खरीदना है, महंगा है सस्ता है यही खरीदना है ना। वहीं जब बहुत सारे अलग अलग जगह से सामान आने लगता है तो हमको दिखता है अच्छा ये भी है, इसमें ये चीज़ भी हो सकती है, अच्छा ये भी कुछ नया मिल रहा है, ये भी, इसमें कलर की वैरायटी मिल रही है, क्वालिटी की वैरायटी भी मिल रही है, सस्ता भी मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है। तो अपने ऊपर है कि जो अगर सस्ता कम इनकम है तो सस्ता खरीद लो, अच्छी इनकम है अच्छी क्वालिटी का लेना है तो महंगा भी खरीद सकते हैं। तो हमको वैरायटी मिल गई है ना, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिल गई। तो कंज्यूमर्स को ग्रेटर चॉइस मिली, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिली। कई बार ऐसा होता है कि कंट्री में कोई सा एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो काफ़ी हल्की क्वालिटी का बन रहा है क्योंकि हमारे पास में नहीं है सामान की हम अच्छी क्वालिटी का बना पाएँ, मे बी पॉसिबल। लेकिन वहीं दूसरी कंट्री से अगर वही वाला सामान आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, तो हमको लगेगा कि अरे यार ये अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो ये भी खरीद सकते हैं, है ना। तो क्वालिटी भी, इंप्रूव्ड क्वालिटी भी मिली। और इवन हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी देखते हैं कि अच्छा दूसरी कंट्री से सामान आ रहा है, इसके अंदर क्वालिटी में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, अच्छा इन्होंने ये सामान यूज किया हुआ है, चलो अपन भी करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, अच्छा इससे और अच्छा आइडिया आया, अपन भी अपना सामान क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी वैसे बढ़ जाएगी, तो चलो ऐसे ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी इन द सेंस बाहर से अच्छी क्वालिटी आए, हमारे यहाँ की प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी इंक्रीज हुई है इस कारण से, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। समझ में आई बात? तो इंप्रूव्ड क्वालिटी भी हम इंजॉय कर पा रहे हैं अब अच्छे से। लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट। पहले जब जो सामान हमारे यहाँ पे बेचा जाता था तो अपने हिसाब से अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने हिसाब से कीमत लगाते थे। फिर जब बाहर से सामान आने लगा तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने देखा कि अरे यार यही सामान ये लोग सस्ते में बेच रहे हैं तो जनता इनका सामान खरीदेगी, तो चलो अपन भी थोड़ी सी प्राइस कम करते हैं, है ना, और बेच के देखते हैं तो हो सकता है हमको प्रॉफिट मिल जाए, है ना। तो लोअर प्राइजेस भी हमको मिली। कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस में वेरिएशन देखने को मिला। जो सस्ता है वो खरीदेंगे भैया, जिसमें अपने को प्रॉफिट हो रहा है, कंज्यूमर्स का प्रॉफिट तो सस्ते में ही है ना। तो लोअर प्राइसेस भी हमको गुड्स की मिली। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। अब ऐसा होने लगा कि जो चीज़ें, जो सामान पहले बहुत महंगी लगा करती थी, अब वो सामान हमको काफ़ी सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान भी सस्ते में मिलने लगा। तो हम लोग काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड जो है वो लाइफ जीने लगे। इवन ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम भी मिला क्योंकि अलग अलग एमएनसीज यहाँ पे सेटअप होने लगी, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगी ना, तो लोगों की इनकम भी बढ़ी। इनकम जब बढ़ी तो सामान खरीदने लगे, है ना। तो हमारी लाइफ का जो जीने का तरीका है, जो एक स्टैंडर्ड है सामान खरीदने का, ये सब कुछ भी बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ी, ठीक है। और इवन टेक्नोलॉजी जब आई, फ़ोन पे हम देखने लगे कि अच्छा वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है या फिर बाहर वाली कंट्री है तो वहाँ पे लोग घरों में ऐसा इंटीरियर भी कराते हैं, अरे घरों में पूल्स भी बनाते हैं, अरे ऐसा भी करते हैं। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि चलो हम भी क्या करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बदलें। अच्छा वहाँ के रेलवे स्टेशन ऐसे हैं तो गवर्नमेंट ने भी चीज़ों को मतलब कॉम्पिटिशन की भावना से कि हमारा देश भी आगे बढ़े, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाया। अलग अलग टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग में हम झाड़ू जो लगाते थे, काफ़ी मेहनत पड़ती थी, जिनके पास में पैसा है वैक्यूम क्लीनर लाने लगे, है ना। तो
टेक्नोलॉजी भी शेयर होने लगी एक जगह से दूसरी जगह। सिर्फ मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक हुआ ना, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ, लोगों की सोच भी बदली बहुत सारी चीज़ों को लेकर। समझ में आ रही है ना बात? तो कंज्यूमर्स जो है उनको काफ़ी बढ़िया है, ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की यदि हम बात करें तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब प्रोड्यूसर्स और वर्कर के केस में अगर हम देखें ना, तो जिन लोगों के पास में पैसा है उनको काफी फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है, जो उभर रहे थे अभी, है ना, जो अपने आप को सेटअप करना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो हम दोनों की बात करेंगे, है ना। पहले उनकी बात कर लेते हैं जिन लोगों को फायदा हुआ है। तो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स में जिन लोगों को फायदा हुआ है, उनको किस तरीके से फायदा हुआ है ये देखते हैं कि एमएनसीज का जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एमएनसीज जब यहाँ पर आई, इंडिया में आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, है ना, जो काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। तो जिनके पास में उन जॉब्स को लेकर स्किल थी, जिन्होंने अपने आप के ऊपर एजुकेशन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू पैसा लगाया हुआ था, तो वो क्या कर पाए, जॉब के लिए खुद को एनरोल कर पाए और जॉब्स क्रिएट हुई तो उनको फायदा हुआ। जॉब्स क्रिएटेड इंक्रीज्ड रॉ मटेरियल सप्लाई फ्रॉम लोकल कंपनीज, है ना। लोकल कंपनीज ने भी क्या किया, एमएनसीज आई है, अच्छा इनको रॉ मटेरियल लगेगा तो क्या करे, अपना रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है वो बढ़ाते हैं और एमएनसीज को अपना रॉ मटेरियल बेचते हैं, तो काफी फायदा हुआ, है ना। तो इस तरीके से एक फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये कि टॉप इंडियन कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। हमारे यहाँ की जो कंपनी थी उनको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला कि अच्छा इनसे आगे बढ़ना है, अरे ये नई कंपनी आई है, इनसे आगे बढ़ना है, अरे नई कंपनी आई है, इससे इससे इस चीज में हमको आगे रहना है। तो जब वो कंपटीशन की भावना में अपन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाई ना, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी अपने आप में मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह उभर के आने लगी, है ना। क्योंकि पैसा बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो हमने अपनी क्वालिटी बढ़ाई, हमने हमारा काम करने का तरीके को चेंज किया, है ना, हमने और लोगों को हायर करना शुरू किया, हमने अच्छे लोगों को ज्यादा पैसा देना शुरू किया, है ना, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल थे, ठीक है। तो वैसे करके क्या होने लगा कि कंपनीज के पास में भी और अच्छा पैसा जनरेट होने लगा। तो हमने भी देखा कि यार ये कंपनी वहां से आके हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन सेटअप कर सकती है, तो हम भी तो अपना प्रोडक्शन वहां पे सेटअप कर सकते हैं। तो हमारी इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह उभर के आने लगी, है ना। जैसे कि लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनीज देमसेल्व्स, जैसे टाटा मोटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेनबैक्सी मेडिसिन की टर्म्स में, एशियन पेन की टर्म्स में, और सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट की टर्म्स में, ये लोग क्या हो गए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में इमर्ज होने लगे। मतलब इनका प्रोडक्शन एक से ज्यादा हमारे नेशन के साथ साथ में बहुत सारे नेशंस में भी फैलने लगा। दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ की कंपनी ने जो अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। नई टेक्नोलॉजी आई तो फट से पकड़ी कि अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी आई है, अपनी कंपनी में लगाओ तो दिखेंगे हम लोग, जो दिखेगा वही बिकेगा, है ना। तो दिखेंगे तो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। हमारे यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, हमारे यहाँ पे भी तो पैसा था। बस ये है कि जब कंपनियां आई तो हमको लगा कि अच्छा यहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना, इनके साथ में भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, बराबर इक्विटी में बैठ सकते हैं। तो हमने भी कोलैबोरेशन किया और इस तरीके से हमको काफी ज्यादा फायदा हुआ। क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने काफी ज्यादा जो है वो खुद को आगे बढ़ाया है। जैसे कि डेटा एंट्री वगैरह में और हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह में, इन सारी चीजों में भी हमारे यहाँ पर बाहर की एमएनसीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और हमने भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है ना। तो इस तरीके से इन सारी चीजों में अगर हम देखें एकदम बन जाएगा, देखो एमएनसी बननी है तो बन जाएगा, है ना, करके अच्छा सा जो है हमारे काफी ज्यादा प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स को फायदा हुआ है। लेकिन फायदे के साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान भी होता है। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। अब जिसने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर लिया उसको फायदा हो गया, जो नहीं कर पाया किसी भी परिस्थिति के कारण, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, तो जो नहीं कर पाए किसी कारणवश उन लोगों को चैलेंजेस फेस करना पड़े। जैसे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन के कारण वो एकदम पेरिश ही हो गए। जैसे अगर हम रवि की स्टोरी देखें तो रवि क्या था,
एक कैपेसिटर जो होते हैं ना, कैपेसिटर साइंस में आपने पढ़ा है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह सब में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में काफी ज्यादा काम आते हैं, है ना। तो रवि ने क्या किया, कैपेसिटर का एक बिजनेस शुरू किया था, है ना, कैपेसिटर्स को प्रोड्यूस करने का। तो उसने उसको बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन भी लिया था, लोन लिया और उसका सेटअप जो है वो काफी अच्छा चलने लगा था, एकदम बढ़िया से। उसने उसके अपने अंडर 20 एक लोग जो है वो वर्कर की तरह रख भी लिए थे, मतलब वो उसकी खुद की कमाई भी हो रही थी और उन 20 लोगों को वो पे भी करता था, है ना। मतलब अपने अंडर काम करते हैं ना, तो हम भी उनकी इनकम के सोर्स बनते हैं, तो अच्छा काम जो है वो बढ़िया रवि का चलने लगा था। लेकिन फिर एमएनसीज आई, जब एमएनसीज आई तो ये कैपेसिटर कौन खरीदते हैं यूजुअली, टीवी कंपनी वाले, हैं ना, और कंप्यूटर्स वाले, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वाले रहते हैं, ये यूजुअली क्लाइंट होते हैं, है ना। तो रवि के भी कुछ ऐसे ही क्लाइंट थे। लेकिन एमएनसीज आई तो ये जो क्लाइंट थे ना, ये थोड़े से पलट गए। कैसे पलट गए कि वो एमएनसीज में कुछ कुछ काम करने लगे, असेंबलिंग वगैरह में मदद करने लगे, और जो लोग कैपेसिटर खरीदते भी थे ना, तो वो कैपेसिटर इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले कैपेसिटर को खरीदना उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, जो इंपोर्ट बाहर से जो आ रहा था, क्योंकि फॉरेन ट्रेड क्या होने लगा, फॉरेन ट्रेड से बैरियर्स हटा दिए ना, तो बाहर से इंपोर्टेड जो कैपेसिटर है वो काफी सस्ते मिलने लगे, है ना। तो सस्ते मिलने लगे तो लोग उनको खरीदने लगे। तो ऐसे में रवि की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई, और वो 20 वर्कर जो उसके यहाँ पे काम करते थे उनको भी रवि को धीरे धीरे हटाना पड़ा, क्योंकि अब रवि के पास में इनकम जनरेट नहीं हो रही तो अपने वर्कर को कहाँ से पैसा देगा, है ना। तो उनको भी हटाना पड़ा। इस तरीके से रवि का जो है वो थोड़ा सा कामकाज ठप होने लगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो यही वाला किस्सा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको लिबरलाइजेशन को लेकर मैं समझा रही थी ना, कि लिबरलाइजेशन तब फायदेमंद रहता है जब आपका लोकल प्रोड्यूसर आराम से स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब ताकतवर बन जाता है कि वो कंपटीशन से लड़ सके, है ना, इस काबिल बन जाता है कि वो कंपटीशन को फेस कर सके, तभी लिबरलाइजेशन करना चाहिए ट्रेड का। डेवलपिंग स्टेज में रहा तो बेचारे ने अभी तो कामकाज शुरू किया, अब उसकी क्वालिटी वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, उस बीच में तो उसका कंपटीशन दूसरा आ गया जिसकी क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है और सस्ता सामान वो दे रहा है, तो फिर लोग तो उसका सामान खरीदना प्रेफर करेंगे ना, ये तो बेचारा फिर अटक जाएगा। तो ऐसे में नहीं लोकल प्रोड्यूसर ग्रो कर पाता है और वो पेरिश हो जाता है, मतलब और मंदी हो जाती है और वो दब जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ के लोगों को ही फायदा नहीं होता। तो इसलिए लिबरलाइजेशन तब हो जब लोकल प्रोड्यूसर्स अच्छे हुए। अब देखो ऐसा है कि कोई ना कोई तो पीछे रह ही जाएगा, सब नहीं कर सकते ना। बहुत सारे ऐसा है कि हमने देखा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तो कुछ तो हमेशा बचेंगे ही। वी कैन नॉट टेक हमेशा कि सारे के सारे लोग ही एक साथ में ताकतवर होकर खड़े हो गए कि हम तो लोकल प्रोड्यूसर है, हम बड़े हो गए, आने दो कंपटीशन देख लेंगे। कुछ तो बचेंगे ही बचेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम वर्कर्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन होने लगा, उसके कारण से अनसर्टेन हो गया एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे आने लगी ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, अब दूसरी कंट्री में है, अब वो यहाँ पे अपने मार्केट का अगर उनको कुछ सामान चाहिए तो वो ऑर्डर करेंगे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप ये ऑर्डर टाइम से पूरा कर देना और हमको ये सामान दे देना। जैसे क्लोथ गारमेंट्स वाले हो गए, है ना, स्पोर्ट्स वेयर वाले हो गए, ये सारे लोग हो गए। तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर तो दिए, तो अब वो क्या करेंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपने अंडर वर्कर को रखेंगे, ठीक है, कि वो वर्कर काम करेंगे। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले ने पैसा दिया है वो वर्कर के पास में अभी नहीं गया है, वो किसके पास में गया है, प्रोड्यूसर के पास में गया है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाऊं, है ना, तो वो रॉ मटेरियल जिससे सामान बनाना है उस पर तो पैसे की कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिटी बंदे को अच्छी देनी है अपने को उधर। तो वो क्या करेगा, वर्कर को कम पैसा देगा, काम ज्यादा कराएगा और पैसा कम देगा वर्कर को, ताकि खुद का पैसा बच जाए। तो ये चीज थोड़ी सी देखने को मिलती है, इसकी वजह से वर्कर को काफी दिक्कत आती है। ऐसा होने लगा, जैसे सुशीला का अगर एग्जाम्पल लें तो सुशीला क्या करती थी कि काफी अच्छी जगह पे काम करती थी और एम्प्लॉयमेंट भी काफी अच्छा था, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थी, है ना। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हम लोग पढ़े ना, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी तो समय से जाती थी, समय से आती थी, मेडिकल लीव्स वगैरह, पेड लीव्स वगैरह मिलती थी और अच्छे से कामकाज की कंडीशन अच्छी थी। लेकिन किसी कारणवश उसकी जॉब जो है वो छूट गई तो उसने 6 महीने तक जॉब ढूंढी, जैसे तैसे करके उसको जॉब मिली, लेकिन वो भी उसके घर से बहुत दूर, है ना, काफी दूर जो है वो उसको जॉब करना पड़ा। अब वो एक तो जाती सुबह 7:30 बजे जाती, तो उसको
पहुंचने में इतना टाइम लग जाता, फिर काम करती तो रात तक काम करती, घर आते तक 10:30 बज जाते। और इवन अब जो उसको रखा गया है काम करने के लिए, वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रखा गया है, उसको कैसे रखा गया है, टेम्पररी एम्प्लॉय की तरह। टेम्पररी एम्प्लॉय की तरह क्यों रखा है? क्योंकि अगर परमानेंट एम्प्लॉय की तरह रखेंगे तो प्रोड्यूसर को हमेशा उसको पैसा देना पड़ेगा, जब काम नहीं है तब भी उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो टेम्पररी जैसा रखा हुआ है कि जब काम है तब कर लिया, जब काम नहीं है तब हटा दिया। तो ऐसी स्थिति जो है वो वर्कर की होने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये भी एक मेजर चेंज हमको देखने को मिला। समझ में आई? मतलब एक मेजर चैलेंज हमको देखने को मिला। तो कुछ लोगों को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को तो सबको फायदा है, लेकिन प्रोड्यूसर और वर्कर में हम देखें तो कुछ को फायदा है और कुछ को नुकसान है। ठीक है, तो ये क्या था आपका टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। सारी वीडियो सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अवेलेबल है। कुछ भी आपको पैसा नहीं देना, लेना ही लेना है हमसे भरपूर नॉलेज। आई होप आपको चीज क्लियर है ना। ये टॉपिक्स एकदम दिमाग खोल देने वाले हैं, मतलब मजा आएगा पढ़ के। आप थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद में एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे ना आपके, अच्छा ऐसा होता है, ऐसे काम चलता है, ऐसे लिबरलाइजेशन होता है, ऐसे ग्लोबलाइजेशन होता है, ऐसे ट्रेड से फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें कि प्रोड्यूसर ने आप भी कभी ऐसी पोजीशन पे आओगे जब आप बिजनेस करोगे, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो आप सोचोगे कि मैं लेबर को कम पैसा दूं और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेरा बच जाए। तो आपको उस समय पे ये वीडियो, मेरी कई बात ध्यान आनी चाहिए कि नहीं यार, ये वर्कर भी तो दिन रात मेहनत करता है और ये काम करके दे रहा है, तभी तो मैं ऑर्डर समय पे दे पाऊंगा। मैं तो सिर्फ इनको कह रहा हूं कि तुम ऐसा ऐसा काम कर दो, फिर समय से इनको सैलरी दूंगा, लेकिन मेहनत तो इनकी लग रही है ना, तो उनको उनके हक का पैसा मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिल खोल के नोट बांट दिए, ऐसा नहीं करने का, पर जितना उनकी मेहनत है, जितना वो डिजर्व करते हैं, इतना पैसा तो उनको मिलना चाहिए ना। जैसे अब सुबह 7:30 बजे से जा रहे हैं, रात को 10:30 बजे से आ रहे हैं, अब हम सिर्फ अपने कुछ चंद पैसों के फायदे के लिए उनका क्यों नुकसान करें? उनको तो उनके हक का, उनका फेयर शेयर का अमाउंट मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाएंगी, है ना। मतलब एनसीईआरटी में ऐसा आंसर या ऐसे पढ़ के निकल जाओगे तो निकल जाओगे, वो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। ये सारी चीजें आपको सीखना है हर चीज से कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो। अब आप बढ़ती उम्र में हो, आप 10th में आ गए हो, आगे आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी है ना। तो हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश किया करो कि यहाँ से क्या चीज सीखने को मिल सकती है, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएंगी। आगे आप इस लायक बन पाओगे कि दूसरों की लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डाल सको। अच्छा भी डाल सकते हो, बुरा भी डाल सकते हो, आपको चूज करना है कि आपको क्या डालना है ना। तो चीजों से सीखो, कोशिश करो कि हर चीज से कुछ नया सीखें और समझे कि कैसे क्या चीजें चलती हैं। आई होप क्लियर है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, एक एक करके सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हमारा एक ही वीडियो बाकी है जिसके अंदर हम ग्लोबलाइजेशन या फिर फेयर ट्रेड जो है वो कैसे किया जाना चाहिए उसकी हम बात करेंगे, और इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर समअप हो जाएगा। एनसीईआरटी सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे और इस चैप्टर से क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर में भी आपको दूंगी, तो बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, एकदम धूम मचा देंगे पेपर में। बस चीज़ों को सीखते हुए चलो तो दिमाग में रह जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।